India's trade policy in 21st century. This is the reading by A. Batra. So what exactly he says? He says this कि global trade जो है वो fundamentally change हो गया है. कैसे? अब ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी प्रोडक्शन किसी एक ही कंट्री में होती है. प्रोडक्शन प्रोसेस के कुछ पार्ट्स किसी कंट्री में होते हैं और कुछ पार्ट्स किसी और कंट्री में होते हैं. सो दैट इज ग्लोबल वैल्यू चेन. ग्लोबल वैल्यू चेन्स आर द रूल, दे आर नॉट द एक्सेप्शन. और जो कंट्रीज इस बात को समझ लेती हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन इज अ रूल नाउ. ऐसा नहीं कि सारा प्रोडक्ट हमको हमको ही प्रोड्यूस करना. उस प्रोडक्ट के सारी जो सप्लाई के प्रोसेसेस है वो सारा कुछ हमारी ही कंट्री में प्रोड्यूस होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं. सो जो कंट्रीज इस बात को समझ लेती हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं. अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के पास स्केल है, इंडिया के पास स्किल है. इट हैज टू चेंज इट्स अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेड. And unless it does that, it is going to remain outside the most dynamic part of the global economy. What is that? That is global value. Global value chain. इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन है उसको कई स्टेजेस में बांट दिया गया है. और ना ही सिर्फ प्रोडक्शन को स्टेजेस में बांट दिया गया है, लेकिन उस प्रोडक्शन को भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बांट दिया गया है. इसका सबसे बड़ा फायदा डेवलपिंग कंट्रीज को भी हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज चाहे उस पूरी प्रोडक्शन में स्मॉल पार्ट ही प्ले करें, लेकिन वो पार्ट प्ले कर रही थी. और इसका एविडेंस भी इस बात से मिलता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन की वजह से ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड 6.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया बिटवीन 2002 टू 2011. 2011 के आसपास ऐसा हुआ कि जो जीवीसीज थे, ग्लोबल वैल्यू चेन्स थे, वो मेच्योर्ड होने लगी. और अब वो मेच्योर्ड होने लगी तो इसका मतलब है कि जो कंपनीज हैं दे हैव स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग देयर सप्लाई चेन्स. देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, मैं उन कंट्रीज के पास जा रहा था जो मुझे बहुत सस्ते में लेबर दे रही थी, और चाहे वो सर्विस के लिए दे रही थी या वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए दे रही थी, बट सस्ते में लेबर दे रही थी. मैं उधर कुछ प्रोड्यूस करता था, देन आई ब्रिंग दैट प्रोडक्शन बैक टू होम एंड देन आई रीऑर्गेनाइज इट एंड देन आई डू इट. बट इन पीरियड्स में जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, 2011 में डेट क्राइसिस हुआ, फिर उसके आने के बाद हमारे ये यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर्स हुई, कोविड-19 पैंडेमिक हुआ. इन सब बातों ने कंपनीज को ये भी बताया कि देखिए, अगर आपकी इतनी बड़ी सप्लाई चेन में किसी एक जगह प्रॉब्लम हो गई ना, तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन नष्ट हो जाएगी. तो आपको अपनी सप्लाई चेन को कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है. आपको अपनी सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाने की आवश्यकता है. आप सिर्फ उन्हीं कंट्रीज की ओर ना चले जाएं जो सिर्फ सस्ता लेबर दे रही हैं. आपको यह भी देखने की आवश्यकता है, क्या ये जो कंट्रीज हैं अपने आप को अडेप्ट कर रही हैं. क्या ये आपको अच्छी कोई पॉलिसीज दे रही हैं. क्या आपके लिए ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट दे रही हैं जहां पे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, वेर यू कैन डू बिजनेस इजिली. क्या ऐसा हो रहा है कि ये कंट्रीज आपको एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही हैं. अगर कर रही हैं तो आप सोच सकते हैं. सो कंट्रीज ऑल्सो नीडेड टू अडेप्ट. सिर्फ कंपनीज नहीं, कंट्रीज को भी अडेप्ट होना पड़ा, बिकॉज उनको भी तो ट्रेड करना है, उनको भी तो इन कंपनीज को कुछ देना है. सो बोथ कंपनीज एंड कंट्रीज दे नीडेड टू अडेप्ट. जब जीबीसी का एक्सपेंशन फेज था तो बहुत सी कंट्रीज जैसे कि एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वो सारी की सारी कंट्रीज नियरली हाफ ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट गुड्स का उनका शेयर था. तो उन्होंने समझा था ना इस बात की इंपॉर्टेंस के हम भी इस ग्लोबल ट्रेड के अंदर एक पार्ट बन सकते हैं. और अब इन सारी कंट्रीज को देख लीजिए, यहाँ पे लो वेजेस थी तो कंपनीज के लिए फायदा था कि यहाँ पे प्रोड्यूस कर दो. ये यंग पॉपुलेशन थी, कंपनीज के लिए फायदा था कि यहाँ पे प्रोड्यूस कर दो. इनका ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, कंपनीज के लिए फायदा था कि यहाँ पे प्रोड्यूस कर दो. अब बात आती है इंडिया की.
इंडिया ने एटलीस्ट ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड के अंदर उनका उसका जो शेयर था वो कम ही रहा। जब और कंट्रीज एक्सपैंड कर रही थी, जैसे चाइना एक्सपैंड कर रही थी, वियतनाम एक्सपैंड कर रही थी, तो हमारी कंट्री ने अपने आप को अलाइन नहीं करा था ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड के साथ। इंडिया लार्जली रिमेन आउटसाइड, राइट। उसका जो शेयर था इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स दैट आल्सो रिमेन लो। एंड उस शेयर के लो रहने का सबसे बड़ा बड़ा कारण था कि जो इंडिया का जो वीक ट्रेड पॉलिसी अलाइनमेंट। ये वीक ट्रेड पॉलिसी अलाइनमेंट कैसे था, इसका एक एविडेंस आपकी रीडिंग इस तरह से देती है। वो कहती है कि जहां तक इंडिया के बारे में बात है तो इंडिया की इनवर्ड पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। हम क्यों डिपेंड करें इंपोर्ट्स पे, हम क्यों ना सब कुछ अपने आप से ही प्रोड्यूस करें। हमारी सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज थी। जो हमारे टैरिफ्स थे, जो कि हमारे को हेल्प करने चाहिए थे इंटीग्रेट करने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी से, इन टैरिफ्स का यूज हमारी कंट्री करती थी टू शील्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ग्लोबल वैल्यू चेन्स ऑन दी वन हैंड ये चाहती थी कि ओपननेस रहे, इंटरडिपेंडेंस रहे, और एक तरफ हमारी कंट्री थी जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर और सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी के ऊपर निर्भर कर रही थी। तो हम कैसे इंटीग्रेट हो जाएंगे, हमारे को कैसे उस ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड के अंदर कुछ शेयर मिलेगा, दैट वाज द पॉइंट, राइट। सो आई विल स्टॉप हियर, हम इस डिस्कशन को और आगे लेके जाएंगे अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।